नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना बढ़ गई है। परिसीमन आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया गया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा की 5 सीटों में से 2-2 जम्मू और कश्मीर के बीच बांट दिया है और 1 सीट को साझा क्षेत्र में रखा है। वहीं आयोग ने विधानसभा की 83 सीटों को बढ़ाकर 90 सीटें करने की सिफारिश की है। इनमें से 6 सीटें जम्मू में और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाई गई है। लेकिन परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के गुपकार संगठन में मतभेद उभरते नजर आएंगे। पूरी खबर को हम समझते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं चर्चा में आगे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 33 महीने बाद वहां फिर से जमहूरियत लौटने के आसार नजर आ रहे हैं। परिसीमन आयोग ने बैठक कर फाइनल रिपोर्ट पर दस्तखत कर दिए। इस रिपोर्ट में कश्मीर संभाग के बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में बदलाव किया गया है। कुपवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें विधानसभा क्षेत्र जोड़ा गया है। आयोग ने जम्मू के लिए 6 और कश्मीर के लिए 1 अतिरिक्त सीटों का प्रस्ताव दिया है। अभी तक 83 सीटों में से कश्मीर संभाग में 46 और जम्मू संभाग में 37 सीटें हैं, लेकिन अब 47 सीटें कश्मीर में और 43 सीटें जम्मू में रहेंगी। यानी कश्मीर की 1 के मुकाबले जम्मू को 6 सीटों का फायदा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की 24 सीटों को पहले की तरह ही खाली रखा गया है। पहले के हिसाब में तो एक विलेज के ऊपर 3-3 कॉन्स्टिट्यूंसियों का वो था, दायरा था, उसको मिला के हम लोगों ने इस तरह से किया है कि इसमें हमारा कोई पटवार हल्का टूटे ना। और 5 हमने जो बनाई है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई हैं और उसमें ये बड़ा ध्यान रखा गया है कि सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में इक्वल नंबर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। यानी कि जैसे 90 अगर एसीज हैं और 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तो हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आई हैं। वहीं लोकसभा के चुनाव क्षेत्र को जम्मू और कश्मीर में आधा आधा बांट दिया गया है। यानी 2-2 सीटें दोनों संभाग को दी गई हैं और 1 सीट साझे में रखी गई है। इनमें से 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए भी रिजर्व रखी गई हैं। डीसी के माध्यम से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से पूरी रिपोर्ट लेकर के, हालांकि कोरोना महामारी के दौरान इसको एक्सटेंशन भी देनी पड़ी, लेकिन उम्मीद है कि ये सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, सभी इलाकों का ध्यान रखते हुए एक अच्छी रिपोर्ट, जिसके कारण से कि इलेक्शन भी हो सकेंगे और ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज होंगी। जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना देसाई की अगुवाई में बनाई इस पैनल में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त भी सदस्य हैं। रिपोर्ट पर सहयोगी सदस्यों के रूप में 5 लोकसभा सांसदों डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और अकबर अहमद लोन ने अपनी आपत्तियां व सुझाव 14 फरवरी को दर्ज करा दिए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के गुपकार संगठन में इस रिपोर्ट को लेकर मतभेद नजर आ रहे हैं। पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती इसे जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार कम करने की कवायद बता रही हैं। मेरे ख्याल में जैसे 1947 में जो हालात बने थे पूरे मुल्क में, और उस वक्त जम्मू कश्मीर एक वाहिद ऐसी रियासत थी जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख भाईचारा बिल्कुल बराबर रहा। यहाँ किसी की मौत नहीं हुई, किसी को कत्ल नहीं किया गया। मगर आज मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता 1947 जैसे हालात बनाए जा रहे हैं, जो मैं समझती हूँ इस मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद चुनाव आयोग वोटर लिस्ट तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर देगा। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के हालिया दौरे के बाद से चुनावी हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को 20,000 करोड़ की सौगात दी, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सूबे से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाए जाने की बात कही थी। लेकिन राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों के कारण अब भी जमहूरियत की राह में अड़चन बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। अहम मुद्दा है किसका पक्ष क्या है, इसलिए चारों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित शर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, रत्नाकर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, मोहित भान पीडीपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और डॉक्टर रमेश रैना कश्मीरी पंडित हैं जो कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा मोहित भान जी आपसे।
महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि 1947 के जैसे हालात हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ जो आपको लग रहा है कि 1947 जैसे हालात है आज के भारत में, जहां आप शांति व्यवस्था की बात करते हैं, जहां एकजुटता की बात करते हैं, भारत को अपना मानते हैं, फिर उन्हें ऐसा क्यों लग रहा? देखिए, ये जो एक सेंटिमेंटल बात आप करते हैं, भारत को अपना मानते हैं, ये मानते हैं भारत को हम अपना मानते हैं, तभी हम भारत के आईन के अंदर रहकर और उसकी जो बरोज धज्जियां उड़ाई जा रही है उसके ऊपर हम अपना जो चिंतन है वो व्यक्त करते हैं। जब हम बोलते हैं कि 1947 के जैसे हालात पैदा हुए हैं, अगर आपको वो नजर नहीं आ रहा है देश भर में क्या हो रहा है, कैसे हिंदू मुसलमान को कभी लाउड स्पीकर के नाम पे, कभी नवरात्रा के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम के ऊपर भड़काया जा रहा है, और वो तो सर दोनों के लिए है ना। अगर लाउड स्पीकर की आप बात कर रहे हैं, या तो आप मुझे बोल लेने दीजिए, नहीं मैं तो आपकी इसलिए बात बीच में, जी आपकी बात भी हम सुन रहे हैं, लेकिन जो लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं उसमें तो दोनों पर चीजें लागू हो रही हैं। नहीं, देखिए, आपने कहीं पे ये आज तक पिछले 70 साल से इस देश के अंदर ये बिना किसी के ऊपर लागू किए हुए भी तो ये चीजें चली रही थी ना। यहाँ पे कावड़ यात्रा निकलती है, ठीक है, और 2 महीने के लिए ट्रैक्टरों के ऊपर, ट्रकों के ऊपर ये सब निकलता है, तो वहां पे तो कभी आज तक किसी पे बैन नहीं लगा, कभी किसी के अंदर जो इतना हड़कंप कभी मचाया जाता है तो उसके मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर दोनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की बात की गई है। और इन चीजों को जो होता है, देखिए मैं वही बता रहा हूँ, ये चीजें बड़ी संवेदनशील होती है और इन चीजों को जो है पॉलिटिक्स से बाहर रखना चाहिए। तो कौन कर रहा है आपके हिसाब से पॉलिटिक्स? बात बीजेपी सरकार कर रही है, जो मौजूदा हुकूमत है ये इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रही है। कभी ये आज उन्होंने नया वहां से महाराष्ट्र में देख लीजिए, वो राज ठाकरे को वो उठा के लेकर आ गए हैं, जो एक इर्रेलेवेंट वहां पॉलिटिशियन। लेकिन बीजेपी बीजेपी ने एक एग्जाम्पल दिया उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सबने अपनी भागीदारी पेश करी और जो गाइडलाइंस थी सुप्रीम कोर्ट का उसका पालन किया। और वही बात उद्धव ठाकरे ने भी कही। आप उत्तर प्रदेश को क्यों एग्जाम्पल बना के चल रहे हैं? आप मध्य प्रदेश को क्यों भूल जाते हैं? आप कर्नाटका को क्यों भूल जाते हैं? आप बाकी जगहों को क्यों भूल जाते हैं? आप उत्तर प्रदेश की बात, आप महाराष्ट्र को क्यों भूल जाते हैं? आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि जहां पे हर जगह ये एक आग लगाने की जो साजिश है, एक आग लगाने की जो एक कोशिश की जा रही है। इतने 70 साल में तो आज तक कभी किसी हिंदू को लाउड स्पीकर पे एतराज नहीं था, आम किसी हिंदू को लाउड स्पीकर पे एतराज नहीं। जम्मू कश्मीर के जब परिसीमन की बात हो रही है, अधिकार क्षेत्र की बात हो रही है, आपको भी बराबर भागों में बांट दिया, तो उसमें 1947 जैसे हालात कैसे हो जाएंगे? मुद्दा बना रही हैं सरकारें लाउड स्पीकर के ऊपर, इसलिए मुद्दा बना रही हैं क्योंकि देश के अंदर आज रोजगार नहीं है। मोहित भांजे, लाउड स्पीकर पे भी कभी जोड़ देंगे आपको, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के परिसीमन की बात हो रही है, उस पर बात कर लीजिए। सरकार से उन्होंने लाउड स्पीकर को एक मसला बना दिया। तो एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते ये जो चीजें हैं ये आम जनता के सामने आपको लानी चाहिए। नहीं, आपके यहाँ लाउड स्पीकर कोई मुद्दा नहीं है ना, अभी तो हम बात कर रहे हैं परिसीमन की, उस पर बात कर लेंगे ना, कभी जोड़ लेंगे आपको उस पर। अभी तो आप अपना पक्ष रखिए कि कहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है जहाँ पर 1947 जैसे हालात हो जाएंगे। मैंने तो बता दिया आपको, महाराष्ट्र बताया, मध्य प्रदेश बताया, तो पिछला पूरा 1.5 महीना हमने देखा ये है ना क्या हड़कंप मच रहा है। तो ये क्या जम्मू कश्मीर में आते हैं क्या सारी चीजें? नहीं, जम्मू कश्मीर के क्या, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? आप क्या जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? मैं तो ये अभी तो परिसीमन की सर बात हो रही है, चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर बात हो रही है, आपके अधिकार क्षेत्र की बात हो रही है, इसमें आपको कहाँ आपत्ति नजर आ रही है? परिसीमन के ऊपर भी तो मैंने आपको बता दिया। परिसीमन करने का जो थंब रूल है, जो उसका आधार है वो क्या है? उसका आधार है जनगणना है, पॉपुलेशन उसका आधार है। आप मुझे इस पूरे डिलिमिटेशन के अंदर, पूरे परिसीमन के अंदर दिखाइए कि अगर पॉपुलेशन के आधार के ऊपर कुछ किया गया। चलिए, अब पॉपुलेशन को हम 1 मिनट के लिए साइड पर रख लेते थे। वो बोलते हैं कि जी ज्योग्राफिक एक्सेस देने के लिए लोगों को हमने इसके अंदर कुछ अलग नए तरीके से हमने इस डिलिमिटेशन को रूप दिया। तो आपने जम्मू और राजौरी को मिला दिया, जहां 3 दिन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो ये कौन सा ज्योग्राफिक एक्सेस हो गया? नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि 4 अप्रैल को हमने राजपत्र में जो प्रदर्शित किया था, प्रकाशित किया था, उसमें सुझाव मांगे थे सबसे। कश्मीरी पंडित वहां पे थे। कश्मीरी पंडितों को जब 370-35 था तो जो हमारा अपर हाउस था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, हर साल वहां पे उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ली है, वहां पे नॉमिनेट। आज आपने वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हटा दिया और यहाँ पे उनको कोई रिजर्वेशन भी नहीं दी, तो उनको आपने पॉलिटिकली तो उनको आपने एकदम इररिलेवेंट ही कर दिया। तो आप मुझे बताइए, इस डिलिमिटेशन से खुश कौन है? चाहे ना कोई जम्मू के लोग हैं ना कश्मीर के लोग हैं, तो इस डिलिमिटेशन से सिर्फ एक जमात खुश है, वो बीजेपी है। सिर्फ एक ही पार्टी इससे खुश है, वो बीजेपी। चलिए, सुमित शर्मा बीजेपी से जुड़े, उनसे हम जवाब ले रहे हैं, वो आपकी बात का जवाब दे देंगे। सुमित जी, एकजुट आप देख ले, एकजुट मोहित भान कह रहे हैं कि 1947 जैसे हालात तो हो सकते हैं, ध्यान रखा नहीं गया कश्मीर के लोगों का, परिसीमन कर दिया, किस आधार पर किया, क्यों किया,
अगर किसी के अधिकार की बात की जाती है तो उससे सुझाव लिए जाते हैं, उनसे बातचीत होती है बैठकर, और आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जिन्होंने ये जो रिपोर्ट तैयार की है, इसमें एक 2-3 महीने के एक बहुत कम समय में एक बहुत बड़ी एक अच्छी उपलब्धि, जिसमें सामाजिक लोग भी इसके साथ, उनके साथ भी बात की गई, और जितने भी जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के जितने भी विभाग के लोग थे, सभी के साथ मिल बैठ के इसके बारे में बात की, और इवन जो यहाँ की पब्लिक थी उनके साथ भी 1-2 दिन के कैंप लगा के उनसे बात की गई और उनके व्यूज लिए गए। 1.5 करोड़ लोगों के 1.5 करोड़ लोगों से बात आपने 2 दिन में कर ली। वो 2 घंटे के लिए कश्मीर आए, 2 घंटे के लिए जम्मू आए, और उसमें 1.5 करोड़ लोगों का 1.5 करोड़ लोगों का उन्होंने उसके अंदर संज्ञान ले लिया। रमेश भाई, बात रख लेने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे, आप अपना पक्ष रख लीजिएगा। जिनको आपने बिठाया बीच में, जब उनमें सुनने की क्षमता नहीं है तो वो अनाप शनाप बातें करके, कभी किसी टॉपिक पे आपने परिसीमन पे बात कर रहे हैं और वो बिना मतलब के बात का डंगा मचा रहे हैं। जब उन्हें सुनने की क्षमता नहीं है जिस में, तो वो 1947 की बातें कैसे करने बैठ गए यहाँ पे? आप पहले सुनने की क्षमता रखिए। आप इंडिविजुअली आपके दम पे परिसीमन नहीं बनेगा। यहाँ पे जो परिसीमन की रिपोर्ट तैयार की गई है, पूरी की पूरी जो है, अभी तो बात रख लीजिए, कमीशन तैयार होता है, सुमित जी अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। सभी से बात करके, और एक अब इन्हें किस बात के लिए यहाँ पे ये मिर्चियां जैसी लग रही हैं, वो तो जायज है कि हम समझ सकते हैं और सभी समझ रहे हैं। नहीं, उनका आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि अपने हिसाब से सारे काम कर लिए जा रहे हैं, आम जनता का जनमानस को फेवर में नहीं लिया जा रहा, उस पर जवाब देना आपको। हम आपको कानून बता रहे हैं, आपने तो कानूनी परिसीमन के ऊपर ही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हें देखिए, मोहित जी अपना पक्ष सुमित रख रहे हैं, उनको रख लेने दीजिए। पहले इनके अंदर सुनने की नहीं है, मोहित जी आपका पक्ष हमने सुना, आपको ज्यादा टाइम दिया, अब उनको अपना पक्ष रखने दीजिए, हमें एक एक करके सारे मेहमानों के पास जाना। यहाँ पे सुनेंगे, या तो यहाँ से बोलिए सुमित जी, बोलिए, चले जाएंगे। बोलिए। तो सबसे बड़ी बात ऐसी है कि देखिए, इसके लिए जो एक रिपोर्ट जारी की गई, उसमें सभी के पक्ष रखे गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि आज रात को शुरू की और कल सुबह इसके बारे में हमने जो परिसीमन ने इसके बारे में रिपोर्ट दे दी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई जी जो जस्टिस हैं, और बाकी जिनका भी, सुशील जी जिनका, इन सब में जिनका योगदान है, उन्होंने इसके बारे में पूरा एक, ये कह रहे हैं जोग्राफिकल रिलेटेड भी किया और पॉपुलेशन रिलेटेड भी किया, और सामाजिक लोगों के साथ भी इसके बारे में बातचीत की, पब्लिक के बीच में सभी के साथ बैठ के बात की गई। और एक वो यही तो जानना चाह रहे हैं कि कहाँ किया, उसको समझा दीजिए। रिपोर्ट तैयार हो गई, जो ऑब्जेक्शन थे, जो इफ्स एंड बट्स थे, जितने भी जो थे, वो सारे के सारे जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद ही ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। यहाँ किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। ये जो चीजें की जा रही हैं, ये एक कमीशन के तहत, ये इलेक्शन कमीशन ऑफिसर उसमें बैठे हुए हैं। अगर ये क्या इलेक्शन कमीशन ऑफिसर के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर ये लोग कैसे इलेक्शन के बारे में यहाँ सोच सकते हैं? यहाँ पे इन लोगों को इलेक्शन की भी जल्दी पड़ी है और इलेक्शन कमीशन ऑफिसर की बात भी नहीं। हमें कोई जल्दी नहीं है जी, हमें जनाब कोई जल्दी नहीं है। बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम तो आपको ये बोल रहे हैं कि पान साहब सुन लीजिए, जो आधार है, बात पूरी हो जाए, हम आपके पास आ रहे हैं। मुझे पता है आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। मोहित भांजी आपके पास आ रहे हैं। मोहित जी ऐसे कैसे चर्चा को हम सही रूप दे पाएंगे? मैं आपको एक कानूनन मैं आ रहा हूँ आपके पास। अगर इनके आधार, मोहित भांजी, बता देता हूँ सर, अगर इनके आधार पे परिसीमन तैयार करना होता है, सबसे पहले ये इनका परिसीमन ऐसा है कि ये चाहते हैं कि श्रीनगर की सारी कश्मीर में सीटें दे दें, ताकि इनका। मोहित भांजी ऐसे चर्चा को कैसे आगे बढ़ाएंगे बताइए? अगर देखिए, हमने इस चर्चा को, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट, आप दोनों लोग मेरी बात सुन लीजिए। मैं बीजेपी से भी कह रहा हूँ, पीडीपी से भी कह रहा हूँ, आप एक बात सुनिए। एपीएन पे आप बैठे हैं, इस प्लेटफॉर्म को हम इसलिए प्रयोग में ला रहे हैं ताकि आप, पीडीपी भी अपना पक्ष रख सके, भारतीय जनता पार्टी भी अपना पक्ष रखे, कांग्रेस भी अपना पक्ष रख सके, और जो कश्मीर पंडित हैं कश्मीर के, वो भी अपना पक्ष रख सकें, क्योंकि उन्होंने एक लंबा वक्त इंतजार किया कि उनको उनका हक मिल सके। तो चलिए अब हम आते हैं रमेश रैना जी के पास और वहां से इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। रमेश जी, कैसा लग रहा है, क्योंकि 2 सीटें आरक्षित की गई हैं कश्मीरी पंडितों के लिए? जी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आरक्षित नहीं की गई है। मैं आपको करेक्ट करूं, ऐसा कहीं पे भी डिलिमिटेशन में नहीं लिखा हुआ है कि आरक्षित की गई है। आपको अपना स्टेटमेंट करेक्ट करना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा सुझाव दिया है सरकार की कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो अभी सुझाव की ही बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, आप बोल रहे हैं आरक्षित की है, आरक्षित सुझाव, अभी तो सुझाव दिए हैं ना, तो उसके तहत ही हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए मान लेते हैं आपकी तरह से, सरकार को पार्लियामेंट में लाकर उसको, अब उनकी बात उनको रख लेने दीजिए, अब उनकी बात उनको रख लेने दीजिए। सुझाव में ही सही, जो आंकड़ा पेश किया गया है उसमें सारी चीजों
को दिया गया है ना, उसके आधार पर ही हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि आरक्षित कर दी गई। अब उनको बात रख लेने दीजिए। आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी बताइए। हाँ, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें एक अपॉर्चुनिटी दे दी यहाँ पर बोलने के लिए। जी। जो रंजना देसाई जी ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए नॉमिनेट की जाए, ये एक बहुत अच्छा सुझाव है जी। इसमें हमारा काफी हद तक कंट्रीब्यूशन है। वो कंट्रीब्यूशन ये है कि मार्च 2021 में मैं अपना डेलीगेशन 3 लोगों का डेलीगेशन लेके गया था, और जब हमारी मुलाकात रंजना देसाई जी से हुई थी और काफी देर तक चर्चा हो गई थी, और मुझे लगता है लगभग 1.5 घंटा हमारी मुलाकात वहां पर हो गई थी चाणक्यपुरी के ऑफिस में, और जहां पर हमने कुछ तथ्य उनके सामने रखे थे जो शायद लोगों को पता नहीं था। सांघा कॉन्स्टिट्यूंसी सिक्किम में है एक, जहां पर जिसकी न कोई टेरिटरी है और न कोई ज्योग्राफी है जी। वो सांघा कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल 3200 वोटर्स हैं, और वो 3200 वोटर्स में मैक्सिमम जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए है, और 60 नन्स वहां पर उसमें रिजर्व है। उसके वोटर्स भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, और उसके इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव जाता है वहां से वो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स है। तो हमने उनसे ये चर्चा किया था और ये आग्रह किया था कि ऐसे ही पैटर्न पे एक नोशनल कॉन्स्टिट्यूंसी का गठन कश्मीरी पंडितों के लिए भी किया जाए, और उन्होंने अच्छे से इस चीज का अध्ययन किया था, और उसके बाद हमें आश्वासन दिया था कि हम कोई आउट ऑफ बॉक्स आपके लिए सोल्यूशन देंगे। तो उसके बाद हमारी काफी चर्चा उनसे हुई, वार्तालाप हुआ, हमारे ईमेल्स एक्सचेंज हो गए, काफी चर्चा हुई, और उसके बाद उन्होंने हमें 7 जुलाई कश्मीर में बुलाया एक मीटिंग के लिए, जहां पर जन मीटिंग वहां पर हो रही थी, और डॉक्टर रैना और जो मेरे टीम है उसको भी न्योता आया, और हम वहां पर गए, 5-6 आदमी गए वहां पर, और हमने वहां पर अपनी बात रखी, और वहां पर भी हमने 2 चीजों पे आग्रह किया। एक तो ये सांगा कॉन्स्टिट्यूंसी के मॉडल पे, और दूसरा पुदुचेरी में ऐसा है कि 4 MLA वहां पर नॉमिनेट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। ऐसा ही नहीं, चंद साल पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से उनके भी 2 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में आया करते थे। तो ऐसे उदाहरण थे। तो ऐसी सिचुएशन में जो पॉलिटिकली ऑर्फन कम्युनिटी है, जिनका कोई इलेक्शन चांस नहीं होता है, जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, जो इस स्थिति में है जैसे हम आज हैं, तो ऐसी स्थिति को बचाने के लिए, इस सोसाइटी को बचाने के लिए जो उन्होंने रिकमेंडेशन किया, हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और अपना आभार प्रकट करते हैं। रही बात, मोहित जी ने चंद बातें कही यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे, मैं उनको एक वेस्ट बंगाल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक ऑर्डर काफी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ जा रहा है, ये मैनेजर को एड्रेस किया गया है जनरल मैनेजर की तरफ से, डिसबर्समेंट ऑफ फेस्टिवल गिफ्ट अमाउंट ऑफ ₹4,800 टू TDO एंड TF। तो ऑर्डर में ये रिकमेंड किया कि भी फेस्टिवल एडवांस दिया, और साथ में जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा है, दिस ऑर्डर इज ओनली वैलिड फॉर मुस्लिम एम्प्लॉइज एंड सच डिसबर्समेंट शुड बी मेड बिफोर ईद उल फितर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब वो 47 की बात करते हैं तो इस ऑर्डर का क्या जवाब है उनके पास, नंबर 1। और नंबर 2, जो शुक्रिया रैना साहब ने अपनी बात रखी, वो इन्होंने बड़ा वेलकम किया। उन्हें बोल लेते, बात कंप्लीट हो जाने, फिर मैं रत्नाकर जी के पास भी जाऊं क्योंकि वो अभी बैठे हैं, उनका जवाब नहीं लिया। जी, रैना साहब ने बात की, इन्होंने बताया कि आते हैं आपके पास, आते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। पूरी बात सुन लीजिए। मैं कहना कुछ चाहता हूं कि जो यहाँ पर देखिए, आज की डेट में एक कांग्रेस सेक्युलरिज्म वहां पर कंट्री में था, और कांग्रेस सेक्युलरिज्म की जो परिभाषा थी वो था स्यूडो सेक्युलरिज्म और मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी। 2014 के बाद जब सरकार बदली, सेंट्रल गवर्नमेंट में नई सरकार आई, तो उन्होंने एक अटेम्प्ट किया, एक जेन्युइन सेक्युलरिज्म की बुनियाद यहाँ पर भारत में डाली, और ये जो मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी है, इस अपीजमेंट पॉलिसी को उन्होंने नकारा। उन्होंने एक जेन्युइन सेक्युलरिज्म की परिभाषा। देखिए सर, मैं जरा क्विकली अपना पक्ष रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया मुझे जाना है। रत्नाकर जी का जवाब ले लेते हैं, रत्नाकर जी का जवाब ले लेते हैं। रत्नाकर जी, हाँ, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने पहले ही आपको बताया था। मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। रत्नाकर जी अभी नहीं बोले हैं, फिर हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा। रत्नाकर जी को भी समझ लें कि वो इस पूरे परिसीमन की जो रिपोर्ट अभी सौंपी गई है उसको कैसे देख रहे हैं। रत्नाकर जी।
रविंद्र जी, जो देखिए इस तरह की जो परिसीमन की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को देखकर यही लगता है कि इसमें जो है एक पक्षपातपूर्ण रवैया और राजनीति से प्रेरित ये जो है रिपोर्ट बनाई गई है, और इसमें कहीं भी साइंटिफिक अप्रोच नहीं लिया गया है, इसमें पॉलिटिकल अप्रोच लिया गया है। आप इसमें देखिए, कहीं भी परिसीमन होता है तो वहाँ पे दो चीजें बहुत ध्यान देने वाली चीज होती है। पहली चीज तो होती है जनसंख्या, और दूसरी जो चीज होती है भौगोलिक संरचना। इन दोनों चीजों को दरकिनार करके यह भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे तैयार किया हुआ परिसीमन है, रिपोर्ट है। इसमें मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। इसमें बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें जनसंख्या वो 37,000 के करीब है, मतलब कि 50,000 के नीचे भी बहुत सारे विधानसभा हैं जिसमें जनसंख्या है, और बहुत सारे विधानसभा ऐसे भी हैं जिसकी जनसंख्या 2 लाख के करीब है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से इतना बड़ा गैप और इतना बड़ा 37,000 बनाम 2 लाख लोग हैं, तो कहीं न कहीं इस तरह की जो चीजें बनाई गई हैं वो एक भाजपा को जीतने के लिए और किस तरह से परिसीमन का उपयोग करके और भाजपा आपने कभी ऐसा नहीं किया, आपकी सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया। इसकी देखिए क्या है, हम क्या है लोगों की राजनीति करते हैं। परिसीमन ये जो यहाँ पे किया जा रहा है वो पूर्णतः रूप से भाजपा को स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा, अगर ये नहीं किया जाता तो वहां पे 2 दिन के दौरे पे जो आई थी आयोग जो आई थी, अगर वो इतना ही लोगों की बातों को सुनने का उनका था कि अगर उनको बातों को सुने, जनप्रतिनिधियों की बातों को सुने और एक रिपोर्ट बनाए, रिपोर्ट तैयार करके जो है वो केंद्र को दें। लेकिन हुआ क्या, 2 दिन के अंदर आए, किसी पार्टी को नहीं बुलाया उन्होंने, व्यक्तिगत नेताओं को बुलाया, और नेताओं को बुलाने का सिर्फ एक खाना पूर्ति किया गया। और खाने पूर्ति में अगर नेता वहां पे जाता है तो उसको पूरा समय भी नहीं दिया जाता है कि क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे उसमें परिसीमन करना चाहिए। तो ये सारी चीजों को दरकिनार करके ये खाना पूर्ति किया गया है और एक रिपोर्ट बनाई गई है जिससे कि गृह मंत्रालय के इशारे से और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो अमित शाह नहीं, तो अच्छा एक बात बताइए, जो परिसीमन तैयार हुआ है, जिसकी रिपोर्ट सौंपी गई है, 1 मिनट रत्नाकर जी, एक सवाल और ले लेते हैं, ब्रेक पे जाना है। जो रिपोर्ट सौंपी गई है, क्या उसके मुताबिक 1947 जैसे हालात हो जाएंगे आपके मुताबिक? देखिए 1900 वो उनका वक्तव्य है और मैं पीडीपी के वक्तव्य पे कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। रही बात जहाँ पे जनता के हक की बात है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वह मुस्लिम समुदाय का हो, चाहे हिंदू समुदाय का हो, किसी भी समुदाय का हो, हर व्यक्ति को जो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं उनको बराबर हक मिलना चाहिए, मेरा यही कहना है। लेकिन जिस तरह से ये चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने और मैं बहुत सहमत हूँ इस बात से। इतनी बढ़िया बात रत्नाकर जी कही आपने कि हक की बात करनी चाहिए। हम आना चाहेंगे रमेश जी आपके पास, क्योंकि हक की बात रत्नाकर जी ने कही, आपको क्या लगता है कि अभी तक आपके हक की बात सबसे ज्यादा किसने मजबूती के साथ रखी? देखिए 2 चीजें हैं जो आज की सरकार है। आज की सरकार सबसे 1990 से लेके आज तक कश्मीरी पंडितों की हक की बात करती रही है, हमारे लिए फाइट करती रही है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात रही है। और उस वक्त ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी और उनकी जो आवाज थी वो उतना ज्यादा असरदायक नहीं थी। लेकिन जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, 2 चीजें हुई हैं। एक तो ये हुआ कि जो कश्मीर का विलय भारत के साथ हो गया, आर्टिकल 370 को हटा के, आर्टिकल 35A को हटा के, स्पेशल स्टेटस को हटा के, ये एक बहुत ही अच्छा हुआ कश्मीर और भारत के लिए। और दूसरा जो कश्मीरी पंडितों के लिए पॉलिसीज थी, हाँ मैं मानता हूं किसी हद तक कि वो पॉलिसी की विजिबिलिटी बाहर नहीं आई, और ऐसे में ऐसा नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो आज की सरकार में है कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए कर रही है। इस बात का हमें हमेशा ये मन में रहेगा कि एक विजिबिलिटी फैक्टर कश्मीरी पंडितों के लिए होना चाहिए था। लेकिन इतने वर्षों से आप लोग इन चीजों को सहते आ रहे हो, आप देख रहे हो कि आपके मुद्दे पर राजनीति भी होती है, फिर ठोस तरीके से कभी आप लोगों ने, आपको क्या लगता है कहाँ पीछे रह गए? कोई आंदोलन नहीं किया, कोई आवाज नहीं उठाई? देखिए सबसे पहले जो आपने बात, राजनीति भी नहीं, राजनीति ही हो रही है। ये वोट बटोरने की राजनीति हमारे कश्मीरी पंडित इश्यू पे हुई है, और इससे हमें एक और फायदा भी ये हुआ कि कश्मीरी पंडित इश्यू देश के कोने कोने में गया, नंबर 1। और नंबर 2, जहां आप स्ट्रगल की बात करते हैं, जहां आप प्रोटेस्ट की बात करते हैं, कश्मीरी पंडित
पिछले 32 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम हर साल 19 जनवरी निष्कासित डे मनाते हैं, हम हर साल 14 सितंबर मनाते हैं, ताकि हम वर्ल्ड को ये दिखाएं कि हमारे साथ क्या त्रासदी हो गई है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि आज तक इन 32 सालों में मीडिया की तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया जो कश्मीरी पंडितों का इशू लोगों के सामने आए। लेकिन हाँ, एक चीज हो गया, पिछले चंद 5-6 सालों से ऐसा हो गया कि मीडिया ने एक लिबरल पॉलिसी का गठन किया और लिबरल पॉलिसी के तहत कश्मीरी पंडितों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मेन स्ट्रीम मीडिया, रिटन मीडिया, प्रिंट मीडिया और बाकी मीडिया में काफी स्पेस मिल गई। और उसके कारण एक चीज हुआ, एक काफी जागरूकता आ गई। और खासतौर पे जो ये कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी, इसने लोगों की आंखें खोल दी। जो हमारे साथ त्रासदी हुई थी, हम अपनी त्रासदी जितना बयान करते थे, लोग उसको एक सेक्युलरिज्म को मान के चलते थे या ये कहते थे तो कि क्या आप मान रहे हैं कि अब भी सियासत हो रही है? आपको फायदा पहुंचाने के लिए कम हो रही है, सियासत ज्यादा, अब भी आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं, सियासत बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि अगर आज तक कुछ कंक्रीट होना था तो हमारे साथ कुछ न कुछ तो होता, कोई न कोई पहल तो हो ही जाती। लेकिन बदकिस्मती से आप ये करिए कि हमें सुप्रीम कोर्ट तक गुहार देनी पड़ी। 2006 में AIK, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं, वहां पर हम सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां पर एक रिट दायरा पिटिशन दर्ज कर दिया कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और वहां पर जस्टिस कपाड़िया उस वक्त हुआ करते थे चीफ जस्टिस, और जस्टिस कपाड़िया ने उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि भाई आप एक एक्शन टेकन रिपोर्ट तो दे दीजिए कि आपने कश्मीरी माइग्रेंट्स से क्या लिया। इतना ही नहीं, 2016 में उन्होंने वो सिविल रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर कर दिया लोकल हाई कोर्ट, J&K हाई कोर्ट में, और आज उसका वहां पर सुनवाई थी। आज की डेट वहां पर J&K हाई कोर्ट में इस चीज को लेकर सुनवाई होनी थी। कि अब ये देख लीजिए, हमारे पास जितने भी साधन थे प्रोटेस्ट करने के लिए, लोगों को बताने के, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए। आज की डेट में हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। हम अपने जो निष्कासित डे है 19 जनवरी, 14 सितंबर, और जब भी कोई ऐसी त्रासदी कश्मीर और कश्मीरी पंडितों पे आए, हम सड़कों पे आए, हमने प्रदर्शन किया है, हमने गवर्नमेंट और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। क्योंकि हमारी त्रासदी ये है कि हमारी कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। तो हमारी त्रासदी, ये सवाल सुमित जी आपके ऊपर खड़ा हो रहा है कि अब भी आप राजनीति कर रहे हैं, असल में हक दिलाने की बात नहीं है, सियासी रोटियां सेकी जा रही है मुद्दे पर। अगर ठोस कार्रवाई की होती तो अब तक बहुत सारे निष्कर्ष निकल के सामने आ गए होते। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, 5 अगस्त 2019 जब 370 और 35 से टूटने के बाद, मैं आपको बताऊं 1700 कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरियां जो है वो मुहैया करवाई गई हैं अभी तक। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि केंद्र शासित प्रदेश बसाने से पहले जो 2019 से इसमें तेजी लाई जा रही है, और इसी साल के फरवरी के जो अंत तक 16 तो हालात इतने सामान्य हो गए हैं कि आप कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के लिए करवाई गई हैं, उनको घर दिए जाने की बात की गई थी, वो सारी चीजें हो गई। अब मैं घर की बात कर रहा हूँ, जो आवास के हिसाब से क्या बता रहे हैं। तो आपको मैं से ये बताना चाहूंगा, सरकार ने इनकी व्यवस्था जो है वो की गई है, और फिलहाल कश्मीर में 900, देखिए की लागत से, पहले सुन लेते हैं, बताना चाहूँ, फिलहाल जो कश्मीर में 920 करोड़ रुपए की लागत से 6000 ट्रांजिट घर बनाए जा रहे हैं। 920 करोड़ रुपए की लागत से 6000 ट्रांजिट सर, बात घर बनाने की नहीं, बात यह है कि वहां पर जब रहेंगे तो सुरक्षा कैसे मुहैया कराएंगे? देखिए, अभी आपको बता दिया, क्या हालात इतने सामान्य हो गए हैं? 2000 देखिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था, सबसे पहले जो है जो मिलिटेंसी वहां पे, उसके तहत जो है उस पे रोक के लिए लगातार जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, जो फौज है हमारी आर्मी, लगातार जो है एक माहौल जो देखिए, जो पहले जैसा माहौल था उसमें और अब के माहौल में बहुत अंतर आ चुका है। अब वहां पे जो पहले का सिस्टम था, आज टूरिस्ट का जो वहां पे सबसे ज्यादा आंकड़ा बढ़ा हुआ दिखाई देगा आपको, और अभी जो अमरनाथ यात्रा है वहां भी आप देख सकते हैं। तो कहने का रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी, मिलिटेंसी पे काबू की बात की गई थी, माननीय काबू करना अलग चीज होती है, सामान अलग करना, दोनों में फर्क होता है ना सर। रत्नाकर जी बताइए। रविंद्र जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। जिस तरह से सुमित जी एक पे एक झूठ बोलते जा रहे थे और लोगों को सोच रहे हैं कि वो मूर्ख बना सकते हैं, तो इनकी बातों को जरा एक सिलसिलेवार तरीके से रखना। आपके पास आए, एक बार हम जरा अपने दर्शकों को अपडेट कर देना चाहेंगे कि पीडीपी की तरफ से अब फिरदौस हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरदौस जी, प्रवक्ता पीडीपी, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी रत्नाकर जी, बात रखिए।
देखिए सुमित जी, सबसे पहले ये कह रहे थे कि जिस समय कश्मीरी लोगों को पलायन हो रहा था उस समय ये विपक्ष में बैठे थे। ये कितना बड़ा झूठ बोलते हैं जी। 1990 में जब 4 लाख कश्मीरियों का पलायन हुआ था उस समय ये बीपी सिंह की सरकार में शामिल थे और वह उनके साथ कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। अगर ये चाहते तो जिस प्रकार की हिंसा वहां पे फैली हुई थी, जिस प्रकार वहां पे आतंक का साया मचा हुआ था, जिस तरह से लोग परेशान थे, अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे, एक दिन में 50-50 हजार लोग छोड़कर भागे, अगर ये चाहते तो बीपी सिंह की सरकार पे दबाव डाल के और सरकार गिरा सकते थे। लेकिन जिस तरह की बात यहाँ पे की जा रही है, जिस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए 1990 के हालात बनाने में इन लोगों 1990 के हालात बनाए किसने? 1990 के हालात बनाए किसने? 1990 में जो दहशतगर्दी का आलम बनाया किसने बनाया? और आज ये बात कर रहे हैं 1990। अरे मेरी बात सुनो जरा। किस तरह से कश्मीर फाइल मूवी दिखाकर और तुम लोग इतिहास दिखाना चाह रहे हो, लोगों को झूठ परोसने का काम कर रहे हो। बीजेपी कहना वो इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है, कम से कम कश्मीरी पंडितों का मुद्दा जोर शोर से उठा तो रही है। आपने तो उसको उठाया नहीं, उस पर अमल नहीं किया, और अब जब कुछ अच्छा किया जा रहा है तो उसमें आप उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। हेलो रत्नाकर जी, देखिए मुझे पूरा कर लेने दीजिए, फिर आपके हर सवाल का जवाब देता हूँ। सुमित जी आ रहे हैं, सुमित जी बोलने दीजिए। ये लोग तो ऐसे हैं कि भारत का तिरंगा, सुमित जी आपके पास भी आएंगे। सुमित जी, ये कश्मीरी पंडितों की पॉलिसी पे बात करना इनको शोभा नहीं देता। भारत का झंडा उठाने में शर्म महसूस करते हैं, ना उठाते हैं ना उठाने देते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं, ये किस तरह की बातें यहाँ पे कर रहे हैं? ये बहुत ही, ये जिस तरह की बातें करना चाहते हैं ये बहुत बनाना चाहते थे। सुमित जी बोलने दीजिए, रत्नाकर जी को अपनी बात पूरी रखने दीजिए। सुमित जी देखिए, ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी, जवाब दे दीजिए। एक एक करके जवाब मांगते हैं। फिरदौस जी के पास भी जाना है जी। रत्नाकर जी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर हमें फिरदौस जी के पास जाना है। देखिए मैं सिर्फ सुमित जी से यही पूछना चाहता हूं, जो कि ये कह रहे थे कि जब भी 370 हटेगा तो वहां तो उद्योग धंधे पन देंगे। नहीं, हमने सवाल ये भी किया ना रत्नाकर जी की, इससे पहले इस तरह की ठोस पहल नहीं की गई। ये मुझे बता दें उंगलियों पे गिनके कितने कश्मीरी पंडितों का पुनर्स्थापन किया, कितने लोगों ने वहां पे प्लॉट खरीदे, कितने उद्योग धंधे लगे, नहीं मैं बता रहा हूं आपको रत्नाकर जी, कश्मीरी पंडितों को अफसोस इस बात है कि पिछली सरकार हो या वर्तमान की सरकार सियासत होती रही, उनके बारे में विचार नहीं किया गया। सियासी रोटियां सेक लीजिए, अपनी सत्ता में आ जाइए, और वो वही के वही खड़े रह जाते हैं जहां पर है। कश्मीरी पंडितों की वहाँ पे नौकरी अगर नहीं लगी होगी तो आप बोलेंगे जैसा हम वो मानने को तैयार हैं। आप देखिए हमारे पास पूरा डाटा पड़ा हुआ। कुछ बातें हम जरूर बता दें। सांबा की जब बात हुई तो उसमें कहा गया कि आबादी अधिक है, ऐसे में जिले में नई विधानसभा सीट बनाई जानी चाहिए, और यह कहना है इंदू जम्वाल पार्षद हैं जो वहां के। दूसरी तरफ निलंबन डोगरा है, समाज सेवी हैं, उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी सियासत का ही बोलबाला रहा है, जम्मू की किसी ने खबर नहीं ली, अब समय आ गया है जम्मू संभाग की बात करें। तीसरा और हम आपको बता देते हैं, कमल भट्टी, ये भी समाज सेवी हैं। सांबा विधानसभा में 1 लाख से अधिक मतदाता हैं, जबकि कश्मीर में 25 से 30 हजार आबादी पर एक विधानसभा क्षेत्र है। सांबा को एक नई विधानसभा सीट दी जाए। अपनी अपनी तरह की बातें यहाँ पर रखते हुए लोग नजर आए। फिरदौस हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिरदौस से ही शुरुआत करते हैं। फिरदौस जी हम स्वागत करते हैं, चूंकि बीच में आप आए हैं। मुद्दा परसीमन क्षेत्र को लेकर है, क्या आप सहमत नजर आ रहे हैं? हक की बात आप करते हैं, कश्मीरी पंडितों के हक की अभी कोई बात नहीं की, ना उस पर कश्मीर से संज्ञान लिया गया। आप देश की एकता की तो बात करते हैं, लेकिन वो एकता कामों में नजर नहीं आती, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए अगर आप बीजेपी के चश्मे से इसको देखेंगे तो आपको नजर से वही आएगा जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सोशल मीडिया के थ्रू और मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू जो है वो देश भर में झूठ बोले जा रही है। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर में पिछले 20 सालों में जो हुआ है और पिछले 8 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका कंपैरिजन करेंगे तो आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए शायद। मैं समझ रहा हूँ, मैं दोनों चीजें समझ रहा हूँ। हमने सिर्फ ये कहने की कोशिश की, क्योंकि भाईचारे की जब बात होती है तो कश्मीरी पंडितों में अब तक आपके प्रति वो भरोसा क्यों नहीं जाग पाया कि हम अपने भाइयों के साथ वहां रहें, और आपने कभी ये ऐसे हालात पैदा वहां पर क्यों नहीं किए? आपकी पार्टी ने ऐसे हालात क्यों नहीं बनाए कि वो लोग शांति से वहां जाकर रह सकें? देखिए मैं वही आपकी, अगर आप मुझे पूरी जवाब देने की थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो मैं आपका पूरा सवाल समझ चुका हूं और मैं इसको पूरी तरह एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। देखिए जहां तक कश्मीरी पंडितों की विस्थापित की बात है, जहां उनकी रिहैबिलिटेशन की बात है, मुझे लगता है आप
1990 की जो अर्ली 90s है, जब से कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीर छोड़ के उनको बाहर जाने में मजबूर हुए, तब से लेकर 2022 तक आप जितनी भी रिहैबिलिटेशन और रिलीफ के पैकेजेस देख लीजिए, जो काम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार ने किया है वो आज तक न कभी हुआ है न कभी होगा। अगर आप अभी जब मैं पहले आपके साथ जुड़ा था तो शायद कोई कश्मीरी पंडित के जो कम्युनिटी के जो कोई लीडर हैं वो बोल रहे थे, और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शायद कोई स्पोक्स पर्सन थे, वो उसका जवाब दे रहे थे कि हमने 1700 नौकरियां जो है इस टेन्योर में, गवर्नर टेन्योर में कश्मीरी पंडित को दी गई। तो ये झूठ जो पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है, ये झूठ के सिवा कुछ नहीं है। कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयमेंट के लिए परिसीमन का आप विरोध कर रहे हैं, परिसीमन से सहमत हैं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। जब 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चीफ मिनिस्टर बने, कांग्रेस के साथ हमने गवर्नमेंट बनाए और मनमोहन सिंह साहब जो है वो यूपीए के ये प्राइम मिनिस्टर बने। उस वक्त फर्स्ट टाइम जो है एम्प्लॉयमेंट पैकेज 6000 का एम्प्लॉयमेंट पैकेज 6000 कश्मीरी पंडित का बनाया गया, जिसमें हमारे टेन्योर में ही 2003, जिस तरह से ये बीच में झूठ की बात ये कर रहे हैं, इनको पूछिए जब इन्होंने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी तो बीच में तोड़ी क्यों थी? 3000 वो अभी दूसरी बात का जवाब दे रहे हैं। आपने जो रोजगार की बात करी है उसकी बात कर रहे हैं अभी। उनकी एम्प्लॉयमेंट रोजगार पे ये पूरा डाटा लेके आएंगे ना, पता चलेगा ये, क्योंकि इनका काम है कि ये पीडीपी जम्मू कश्मीर से खत्म हो चुकी है, अब ये थोड़ी सी बची हुई उनको बोल लेने दीजिए। सुमित जी आपने जब अपनी बात रखी तो कोई बीच में नहीं बोला, उनको भी बात रख लेने दीजिए ताकि जनता तक, ये भारतीय जनता पार्टी जनता फैसला करेगी। मुझे मालूम है और समझ आ रहा है इनको मिर्ची अच्छा लग रही है। आप सुनिए मेरा सवाल जवाब। आपके जनरल वाइस प्रेसिडेंट सारे भाजपा में सुमित जी बोल लेने दीजिए। देखिए सुमित जी बीच में ऐसे बात अधूरी रह जाएगी। सुमित जी इतना वक्त नहीं होता हमारे पास, हमें सारे मेहमानों की बातों को सुनना पड़ता है। सुमित जी ठीक है, वो जब हम आपसे जवाब मांगेंगे तो आप बोल दीजिएगा। सुमित जी आप अपनी बात रख लीजिएगा, जब हम आपसे पूछेंगे आपके भी पास आएंगे। अभी थोड़ा वक्त है, हम आपको मौका देंगे। आपको इतनी देर सुना है, अब हमारी भी सुन लीजिए। फिरदौस जी को भी सुन लेते हैं, वो काफी देर से आए तो उनको अपनी बात रखने का मौका दीजिए। जी, जिस एम्प्लॉयमेंट पैकेज की ये बात कर रहे हैं दैट इज ओनली इन कंटिन्यूएशन टू द अर्लियर एम्प्लॉयमेंट पैकेज। ये कोई नया पैकेज लेके नहीं आए हैं। जो ये 2000 करोड़ की बात कर रहे हैं, जो ट्रांजिट कैंप्स कश्मीर में बनाए गए हैं, वो भी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का प्रोजेक्ट था। चलिए हम आपकी बात अगर इसको मान लेते हैं, हम सुमित जी से जवाब इसका ले लेंगे फिरदौस जी, लेकिन इस पर भी बताइए, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। वो भी वही कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। जम्मू में कश्मीरी पंडित जो है वो कैंप्स में रहते थे। फर्स्ट टाइम जम्मू में जो परमानेंट जो क्वार्टर्स बनाए गए वो हमारी गवर्नमेंट में, कांग्रेस और पीडीपी की गवर्नमेंट में उस वक्त बनाए गए और यूपीए की सरकार सेंटर में थी। ये जो बात कर रहे हैं आज इनके टेन्योर में 90s के बाद फर्स्ट टाइम कश्मीरी पंडित को टारगेट बनाया गया कश्मीर में, जबकि इनके मिनिस्टर कश्मीर का विजिट कर अभी के जो परिसीमन पे क्या आपत्ति है आपको? को एड्रेस कर रहे थे। अभी की परिसीमन रिपोर्ट जो सौंपी गई उस पर क्या आपत्ति है? पंडित को टारगेट किया जा रहा था। फिरदौस जी सवाल, देश को झूठ बोलना बंद करें और जो ग्राउंड में काम है वो करें तो हम भी इनकी जो है वो फिरदौस जी उचित सवाल का जवाब दीजिए। अभी के परिसीमन पे क्या आपत्ति है आपको? बराबर का बंटवारा किया गया है। हम तो ये पहले दिन से कह रहे हैं कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इस कमीशन का गठन किया गया। जो इन्होंने ग्राउंड पे जाके विजिट की, पब्लिक डेलीगेशन सुने, फिर जो एसोसिएट मेंबर्स थे उनके सुने, उनमें से एक बात बताइए जो कमीशन ने सुनी, या पब्लिक डेलीगेशन का एक बात बताइए कि हमने पब्लिक डेलीगेशन पे हमने कमीशन। चलिए सुमित जी जवाब दीजिए। सुमित जी जवाब दीजिए। फिरदौस जी अब जवाब सुन लीजिए, वक्त कम है। फिरदौस जी जवाब सुन लीजिए। इनकी कुछ बातों के जवाबों को मैं फिरदौस जी जवाब सुन लीजिए। फिरदौस जी शायद पहले भी एक बार डिबेट में आए थे और चले गए थे बीच में, सवाल का जवाब लिए उनका फोन कट गया था, चले नहीं गए थे, वो फोन कट गया था। ठीक है सर, इनको पूछिएगा कि जब यहाँ जम्मू में पीडीपी ऑफिस में पहले तिरंगा लग रहा था तो इन्होंने अड़चन क्यों लगाई थी वहां पे लगाने के लिए? ये बात करते हैं देश की और जम्मू कश्मीर की सियासत की। इन्हें बताइए कि जब जम्मू कश्मीर में इन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई तो वहां टूटी, जब इन्होंने भाजपा के साथ सरकार बनाई तब इन्होंने कुर्सी की लालच में इनकी सरकार टूटी, क्योंकि ये सिर्फ कुर्सी की लालच करते हैं। इन्हें जम्मू कश्मीर के वहां से कोई लेना देना नहीं। हाँ, परिसीमन की रिपोर्ट पे इनको खड़ी लगेगी। परिसीमन की रिपोर्ट आज देखिए, आज गुप्कार गैंग बना के घूम रहे हैं। बता दीजिए स्कूल के, आप बताइए मुझे
गुटकार के साथ आप घूम रहे हैं। आपकी पार्टी, इनकी पार्टी में तो कोई बचा नहीं। आप परिसीमन की बात जैसे आप कर रहे हैं, सुमित जी, इनको इसलिए है, सुमित जी, ये आप सवाल ये भी है, बचा नहीं है। सुमित तो जी, देखिए, आरोप ये लग रहा है, सुमित जी, आरोप ये लग रहा है कि ये आपने भौगोलिक स्थिति को नहीं देखा और जो जनता से सहयोग लिया जाता है, जनसंख्या के आधार पर जो चीजें तय की जाती है उस पर विचार नहीं किया, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। जब परिसीमन बनता है ना, वहाँ पे सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया जाता है और नेता, वो तो कह रहे हैं आपने नेताओं को बुलाया, लेकिन उन्होंने जब अपनी बात रखी तो आपने उसको नहीं माना ना, वो यही तो आरोप लगा रहे हैं। नेता जो वहाँ पे बात रखी, उन्होंने अंदर क्या बात की, बाहर आके क्या बात की। इनकी तो एक ऐसा होता है कि अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी परिसीमन ने सामाजिक लोगों से भी इस बारे में बात की और लोगों से छोटे छोटे कैंप्स के द्वारा बात की है और पूरी पब्लिक का एक जो है। तो फिरदौस जी, ऐसा तो नहीं कि पीडीपी के हाथ से सत्ता जा रही है, राजनीति से थोड़ा दूर हो जाएंगे या उनका जो क्षेत्र थोड़ा सिकुड़ जाएगा, उनकी राजनीति कमजोर पड़ जाएगी, इसलिए तो नहीं थोड़ा सा तकलीफ हो रही है पीडीपी को? देखिए, हमें आपकी बात जायज है। इनकी फिरदौस जी, फिरदौस जी से जवाब दे रहे हैं, फिरदौस जी से जवाब दे रहे हैं सुमित जी, सुमित जी, फिरदौस जी को बोल लेने दीजिए। सुमित जी, टुकड़ा साफ है, आप घबराहट के मारे कोई ना कोई इन्हें, आप परिसीमन छोड़ के कोई पैकेज दे दीजिए इनको, ये उस पर भी ऑब्जेक्शन उठा लेंगे, क्योंकि इनकी सुमित जी, खत्म हो चुकी है। अब ये बिन पानी मछली जैसे तड़पती है। सुमित जी, ये उचित नहीं है, किसी दूसरे को भी बात रखने का मौका दें। आप बोलने नहीं दे रहे हैं उनको, बोलने तो दीजिए कम से कम। बोलिए, इनको बोलने दीजिए, बोलिए, अब तो बोलना ही रह गया इनका। यही शोर शराबा इस पूरे मुल्क में इन्होंने करके रखा हुआ है ताकि कोई आवाज ही बाहर ना आए, कोई डेमोक्रेटिक कोई वॉइस ही बाहर ना आए। अगर इनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो इस कमीशन की रिपोर्ट को जस्टिफाई करें, तो ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक राइट है कि मैं ऑब्जेक्ट करूं। अगर लोगों की इच्छाएं, लोगों की उमंगें, लेकिन जब स्टोन पेल्टिंग होती थी, फौजियों पर पत्थर चलाए जाते थे, उसमें सहयोग करती नजर आती थी पीडीपी, ऐसा क्यों होता था? उनको रोका नहीं गया, आतंकियों के साथ खड़े नजर आए, ऐसा क्यों होता था? दोबारा बोलिए। स्टोन पेल्टिंग होती थी, फौजियों को साथ मारा पीटी होती थी, उन चीजों को रोकने की कोशिश कभी नहीं की गई? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? उन चीजों को रोकने के लिए आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के खुद स्टोन पेल्टिंग करवाते हैं? तभी आपसे मैं कहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी का चश्मा उतारिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के वर्करान ने जम्मू कश्मीर में अपनी जानें दी हैं, अपनी फैमिलीज को कुर्बान किया है भारत का झंडा और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए। और मैं पहले सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन वहाँ तो सर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी कई बार लगते थे, जो है वो जम्मू कश्मीर का छोटे छोटे बच्चे जो है पत्थर चलाते हुए नजर आते थे, उसकी तस्वीरें सामने आती थी। वो तो आज भी हैं, वो आप कल देखिए, कल वहाँ पे पथराव नहीं हुआ क्या? हम आज गवर्नमेंट में नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं रोक रही है? आज का टारगेटेड किलिंग नहीं हो रही है, कश्मीरी पंडित नहीं मर रहे हैं, क्या नॉन लोकल को वहाँ पे टारगेट नहीं किया गया है, क्या बम ब्लास्ट नहीं हुए, क्या जम्मू में एनकाउंटर नहीं हुए? तो आज तो हम सरकार में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को बोलिए ना वो क्यों नहीं रोक पा रही? रत्नाकर जी, एक मिनट, हमारे पास वक्त कम है, रत्नाकर जी से जवाब लें। रत्नाकर जी, कांग्रेस इतनी ठोस पहल नहीं कर पाई जितनी बीजेपी ने की है, और बीजेपी ने कर दिखाया कि अगर सही तरीके से काम किए जाएं तो हो सकता है आपके अंदर आपकी नीयत सही होनी चाहिए, आपकी नीतियां सही होनी चाहिए। क्या ये ठोस पहल कांग्रेस पहले कर सकती थी, सबको साथ लेके? का मौका दीजिए। पिछले डिबेट में मुझे बहुत कम समय दिया गया है जी, चलिए मौका है, आप बोलने का मौका दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे हैं नेता यहाँ पे, इनको ये झूठ परोस रहे हैं, सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं ये। नहीं, ये बताइए कि कांग्रेस ने इस तरह की पहल क्यों नहीं की कि जो आज इस तरह की स्थिति ना बनती? सुनिए, कौन सा पहल? मैं बता रहा हूँ आपको, वही चीज बता रहा हूँ, प्रश्न का जवाब ही दे रहा हूँ जी। ये भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ अन्याय किया है तो भारतीय जनता पार्टी, कश्मीर पंडितों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1990 में भी इनकी सरकार थी वीपी सिंह के साथ, उस समय कश्मीर पंडितों को अगर चाहते तो उस तरह के हालात पैदा नहीं कर सकते थे। जगमोहन जो है इनके राज्यपाल थे, इनके ही नेता थे वहां पे, तो उन्होंने भी तो रोकने की कोशिश नहीं की। राजीव गांधी ने संसद सदन के बाहर प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया उसके लिए। तो ये सब चीजें भूल जाएंगे ये। आज ये बात कर रहे हैं, ये सुविधा की राजनीति करते हैं। ये कहते हैं कि हम पीडीपी ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। अरे आप बताइए, जब आपको पीडीपी की जरूरत थी तो आप उनके साथ सरकार बना रहे थे, आज आप पूछ रहे हैं कि तिरंगा क्यों नहीं फहराया। आप तो जवाब दीजिए। आरएसएस ने 62 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा क्यों नहीं फहराया? कर्नाटक के स्कूल में तिरंगा उतार कर आपने भगवा क्यों फहराया? रत्नाकर जी,
सुमित जी एक मिनट, सुमित जी रिक्वेस्ट है, सुमित जी बोलने दीजिए उनको, आपको समय मिल गया। समय कम है सुमित जी, हमारे पास समय कम है, उन्हें बोलने का मौका दीजिए। सुमित जी हमारे पास समय कम है, फिर हम समाप्त नहीं कर पाएंगे ना। सुमित जी उनको अपनी बात रखने दीजिए। सुमित जी अगर वहाँ पे पलायन हुआ है, ये राज्य में हुआ है। रमेश रैना जी का आखिरी जवाब ले लेते हैं। रत्नाकर जी एक मिनट, आ रहे हैं रत्नाकर जी एक मिनट। रमेश जी हम उद्योग लगाएंगे। कितना संतुष्ट हैं, क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए, सही परिभाषा तय कीजिए। सबसे पहले जो कश्मीरी पंडितों की बात है, आप इन सज्जन को बोलिए। रत्नाकर जी एक मिनट, पहले हमारी बात सुन लीजिए। ऐसा है, बहुत सुना है हमने पॉलिटिक्स और सियासतदानों का। सबसे पहले अगर इनको जेन्युइन सेक्युलरिज्म कश्मीर में बनाना है, जेन्युइन प्लूरलिज्म कश्मीर में करना है, तो कश्मीरी पंडितों को पॉलिटिकली एम्पावर करना है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट फॉर कश्मीरी पंडित्स और हीलिंग टच पॉलिसी फॉर कश्मीरी पंडित्स, जब जाके वहां पर पीस आएगा। क्योंकि आज की डेट में वो एक इस्लामीकरण कश्मीर का इस्लामीकरण हो रहा है। हम जेन्युइनली चाहते हैं कि एक प्लूरल डेमोक्रेटिक सेक्युलर सोसाइटी वहां पर। रत्नाकर जी माफी चाहेंगे, वक्त चूंकि अब हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। हम फिर चर्चा में हम कभी शामिल करेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे, चूंकि एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस पर सोच विचार किया गया और बराबरी का दर्जा देने के लिए विधानसभा सीटों को बांटा गया, परिसीमन तय किया गया, प्रस्ताव लेकर आया गया। अब इस पर क्या अमल होगा, किस तरह की चर्चा होगी, आने वाले समय में क्या होगा, ये भी देखना होगा। इस पर सबकी नजर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल पीडीपी इस बात से सहमत नजर नहीं आ रही है। और कश्मीरी पंडित का ये कहना है, जो हमारे साथ मेहमान शामिल हुए उनका, कि ये कम से कम पहल तो है, किसी ने विचार तो किया, लेकिन उन्होंने भी ये साफ कहा कि हो सियासत रही है, अपना अपना पक्ष सबने रखा। आप कितना सहमत नजर आते हैं, क्योंकि जनता के सामने जब अपना पक्ष रखते हैं तो जनता को भी तय करना होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, समझना होता है। इसीलिए लोकतंत्र में हम जनतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा लेकर आते हैं, ताकि आप सारी चीजों को समझ सकें, उसका निष्कर्ष निकाल सकें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।